किसी जगह स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट, चीफ एडिटर नौशाद आलम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ठाकुर ए के सिंह साहब जी। मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है आज थैंक यू। हमारे स्टूडियो में। सर, आज जिस तरह का सियासी और राजनीतिक माहौल है, जो परिस्थितियां हैं, इन हालात में, इन परिस्थितियों में जो जिस तरह का नफरत अच्छा। और भेदभाव परोसा जा रहा है हम्म। समाज में, हम्म। आखिर देश कैसे बचेगा और भाईचारा कैसे कायम होगा? इसके लिए हमारे विचार से ये है कि सबसे पहले जो हमारी जो पुरानी संस्कृति थी, हमें वो अपनानी पड़ेगी। हमारे यहाँ पुरानी संस्कृति में सब एक साथ रहते थे, मिलजुल कर रहते थे। जी। ये जो जो वोट की राजनीति चल रही है, इसकी वजह से सब में अलग अलग थोड़ी सी वो हो गई है। और धीरे धीरे अगर सब लोग अपनी समझदारी से काम लें तो ये सब दूर हो जाएगा। सब पहले की तरह से आपस में मिलजुल के सर, रहेंगे। वोट की क्या राजनीति, किस किस तरह की राजनीति? वोट की ये राजनीति है कि हर एक पार्टी अपने वोट पक्के करने के लिए एक दूसरे को लड़ाती है, जिसकी वजह से जो है भाईचारा गड़बड़ होता है। अगर वोट की राजनीति ना हो तो सब पहले की तरह से जैसे पहले ज़माने में जब ये वोटिंग नहीं हुआ करती थी, उस ज़माने में सब जने भाईचारे से रहते थे। अब जब से ये वोटिंग की राजनीति चालू हुई है, तब से जो है सब लड़ भिड़ के रह रहे हैं। लेकिन लड़ भिड़ के रहे हैं, लेकिन बेसिकली सब एक हैं। जी। सर, आपने ऐसा है कांग्रेस का शासनकाल भी देखा आपने, हाँ जी, बिल्कुल। और ऐसा है जनता दल का भी शासन हाँ, देखा बिल्कुल आपने, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी कभी की देखा। भी हुकूमत हाँ देखी है हाँ। आपने, और अब मौजूदा हाँ, मौजूदा भी देख रहे हैं। सरकार को देख रहे हैं आप। तो क्या अंतर लगता है आपको इन इन सरकारों में के बीच और अभी जो मौजूदा सरकार है, जो इन सरकारों में, उन सरकारों की जो पहले पहले सरकारें थी, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की, जनता दल की, और अब कांग्रेस। हाँ जो मौजूदा स्थिति है, हाँ मौजूदा सरकार है, हाँ। इनमें क्या अंतर दिखता है, क्या नजर आता है आपको? कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय देश जो है, हालांकि उस समय भी वोट की राजनीति थी, लेकिन उस समय लोग जो है आपस में मिलजुल कर रहते थे। समाजवादी पार्टी में भी मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन अब ये जो ऊपर के लेवल की जो नेता लोग हैं, वो तो सब बढ़िया हैं, लेकिन जो जिला स्तर की राजनीति है वो गड़बड़ होती जा रही है। उसमें सब एक दूसरे को लड़ा के रहते हैं, जबकि ऊपर के लेवल के नेता लोग सब आपस में भाईचारे से रहते हैं। सब एक दूसरे के यहाँ कार्यक्रम में जाते आते रहते हैं और मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन जिला स्तर पर ये इस तरीके की कटुता पैदा हो जाती है, और सर, इसे दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है कि फिर से सब लोग वोट को एक तरफ छत करके अपने अपने जो है जैसे पहले रहते थे वैसे रहना चालू करें। सर, आपने नेहरू जी के शासनकाल के बारे में सुना होगा आपने। उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उनकी सरकार को भी आपने बहुत करीब से देखा है और समझा है। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार आई। अटल बिहारी वाजपेयी तक देश में कहीं ना कहीं भाईचारा अटल कायम बिहारी था। वाजपेयी बहुत बढ़िया आदमी थे। बीजेपी में जो सबसे बढ़िया आदमी अब तक रहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे। और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे ऐसी राजनीति कटुता वाली नहीं थी, सब जने मिलजुल के रहते थे। लेकिन अब की राजनीति में वोटों का ज़्यादा हो गया है, इसलिए सब आपस में लड़-भिड़ कर रहे हैं। लेकिन ऊपर के लेवल के नेता सब आपस में मिलते-जुलते रहते हैं। ये सब लोग देखते ही होंगे। और जिला स्तर पे सब लोग जो है एक दूसरे पे कटाफसी वाले रहते हैं। ये हमारी पर्सनल रीडिंग है। ऐसा हो सकता है कि लोगों की अलग-अलग विचारधारा हो। नहीं सर, आपने ये कहा कि सब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी कहीं ना कहीं ऐसा है, नफरत की राजनीति की जाती थी और ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती थी। तो किस टाइप का ध्रुवीकरण था उस शासनकाल में? क्या चीज़? कांग्रेस के शासनकाल में ध्रुवीकरण की राजनीति की जाती थी। हाँ। मैंने एक प्रश्न किया था, उसमें आपका जवाब ये था कि उस शासनकाल में, उस समय भी कहीं ना कहीं इस टाइप की राजनीति की जाती थी, समाज को बांटने की और ऐसा है वोट लेने की। नहीं, उस समय राजनीति थी इस तरीके की, लेकिन अब जो है राजनीति ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस के टाइम पे भी थी, कुछ नेता लोग करते थे राजनीति, लेकिन मुख्य तौर से ऐसी कोई राजनीति उस समय कांग्रेस के शासनकाल में नहीं थी। और लोगों की उस समय और अब की विचारधारा में बहुत अंतर आ गया है। पहले अलग तरीके की विचारधारा थी, सब एक दूसरे से मिलकर रहना चाहते थे।
अब जो है सब जने अपना अपना अलग अलग, थोड़ी सी इसमें यह है कि सहन शक्ति लोगों में कम हो गई है। पहले एक दूसरे को बात को सोचते समझते थे, अब एक दूसरे की बात को नहीं सोचते समझते, सहन शक्ति में जरा देर में लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब ये सहन शक्ति का भी है, पहले और अब में सहन शक्ति का फर्क पड़ गया है। सर ऐसा है, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में इस देश की आर्थिक स्थिति जो जीडीपी थी वो नियंत्रित थी। उसके बाद 2014 के बाद जिस तरह का प्रभाव पड़ा है, राजनीतिक द्वेष और भेदभाव और नफरत का जो जहर परोसा जा रहा है, मतलब 5 राज्यों के चुनाव हुए, बंगाल का हुआ, आसाम का हुआ, तमिलनाडु, केरला और पांडिचेरी। आप इन तमाम चुनावों को कैसे देखते हैं? और ऐसा है जो जो जिस तरह का विपक्ष ने प्रश्न उठाया है, क्वेश्चन रेज किए हैं, सवाल उठाए हैं, चाहे वो एसआईआर हो, देश के लोकतंत्र की आवाज़ उठाई हो, या चाहे न्यायपालिका पर प्रश्न लगाया हो, आप इन सब चीज़ों को कैसे कैसे देखते हैं? क्या ये इलेक्शन जीतने का जो मौजूदा सत्ता है उसका एक टूल किट है, या मतलब नफरत की सियासत करते हुए जनता को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है और ऐसा वोट बैंक की सिर्फ राजनीति हो रही है इस देश में? और चाहे इस परिप्रेक्ष्य में देश चाहे भाड़ में चला जाए, चूल्हे में चला जाए, उससे कोई मतलब नहीं। देश की जीडीपी, देश का युवा रोजगार मिले ना मिले, देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। क्या क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें यह है कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है एसआईआर से। एसआईआर जो है एक अच्छी चीज़ है, ये होते रहना चाहिए, लेकिन इसके जो जी जी, इलेक्शन में एसआईआर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। एसआईआर एक अच्छी चीज़ है जो कि होते रहना चाहिए, लेकिन इसके जो फंक्शनिंग है, जो लोगों ने काम किया है, एक तो लोगों को सर टाइम एसआईआर तो है मिला। क्या? एक तरह का सेंसस है। हाँ, सेंस है। तो मतलब ये है कि जो पुराने वोट हैं उनको काटना, जो मतलब एक बाहर चले गए हैं या डेड हो गए हैं उनको ख़त्म करना, और नए वोट की जो है वो देखना कि सब सही है कि नहीं। लेकिन इसकी जो काम करने का तरीका है वो गलत है। एसआईआर चीज़ अपोजिशन अच्छी पार्टी, है। सर 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 मेरा प्रश्न ये है कि अपोजिशन ने, विपक्ष ने जिस तरह का प्रश्न लगाया है चुनाव आयोग पर, हाँ, इलेक्शन कमीशन को ऐसा शक की निगाह से देखा जा रहा है, और ये उनका डायरेक्टली ब्लेम है कि ऐसा इस इलेक्शन को जिताने में इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन का कोई रोल नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सरकारी अधिकारी इस तरीके का काम सर नहीं उसकी करेगा। निष्पक्षता पे प्रश्न लगाया जा रहा है लेकिन सर। उसकी निष्पक्षता इसलिए खतरे में आ गई है, जी उसकी निष्पक्षता इसलिए खतरे में आ गई है क्योंकि उन्होंने एसआईआर जो, जिन लोगों ने किया एसआईआर का काम, उन्होंने सही ढंग से नहीं किया, इसलिए उसकी चुनाव आयोग की निष्पक्षता खतरे में आ गई है। जी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि चुनाव आयोग ने कुछ इस पे कुछ गड़बड़ करी हो, लेकिन नीचे के कर्मचारियों ने जो गड़बड़ करी है, चुनाव आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया है हमारे विचार से। सर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं सर। जिस तरह का माहौल है इस देश में, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जिस तरह से इलेक्शन भाजपा जीत रही है, विपक्ष जो है वो कंप्लीटली ये कहता है कि बीजेपी के लोग ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन लगाते हैं, सवाल उठाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? ये ईवीएम जो है, जो कांग्रेस के टाइम पे आया है, जी ये बहुत से देशों में ईवीएम जो है अपने आप बनाते हैं, लेकिन ईवीएम से वोटिंग नहीं करवाते हैं। जी ईवीएम का ऐसा सुनने में आया है। जी जी, अच्छा, मतपत्र से जैसे पहले वोटिंग होती थी, उसमें गड़बड़ हुई कि मतलब फर्जी मतदान हुआ। अब ईवीएम का ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें क्या चक्कर है, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ बात उठा रहे हैं, लेकिन अभी किसी ने कोई इसका पक्का सबूत नहीं दिया है, किसी भी अपोजिशन पार्टी ने, इसलिए इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सर जिन सकता। देशों ने ऐसा ईवीएम को इजाद किया वही ऐसा है, उन उन देशों में फ्रांस है, जर्मनी है, हाँ हाँ जापान है, हाँ और वहाँ ऐसा जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है नहीं, वहाँ ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहे, बैलेट हाँ पेपर से हाँ चुनाव होते हैं। तो फिर आखिर इस भारत में जब ऐसा है,
विपक्षी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ईवीएम पे, चुनाव आयोग पे, कि उसकी निष्पक्षता पे प्रश्न लगा रहे हैं, तो फिर आप बैलेट पेपर से क्यों नहीं करवाना चाहते हैं इलेक्शन? जब जिस चीज़ का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए बात ये बैठ के फैसला करना चाहिए कि ईवीएम से इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या बैलेट पेपर से होने चाहिए। जबकि इस देश में इस पर कोई मीटिंग नहीं हो रही है कि इसमें क्या होना चाहिए। बस ये जो उन्होंने कांग्रेस के टाइम पे ईवीएम लाए थे, अब उस समय उन्हें पता था कि नहीं पता था, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बाद में ईवीएम की ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस अब तक नहीं आ रही है। चलिए सर, मैंने मैंने आपसे ये पूछा था सवाल कि आज के जो आज की जो सियासी और राजनीतिक माहौल है आज का, ठीक है, इन हालात में और जिस तरह का नफरत परोसा जा रहा है, समाज में आखिर देश कैसे बचेगा और भाईचारा कैसे कायम होगा? आप इस पे बात करें। भाईचारा कैसे कायम होगा? देखिए जो भा आप देखते हैं साहब, ईद की नमाज होती है या साहब मतलब जिस तरह की चीज़ें पैदा की जाती हैं मस्जिदों के सामने या धार्मिक स्थलों के सामने जाकर के, जिस तरह की धमबाजियाँ होती हैं, तो इन इन सबको कैसे देखते हैं? और ऐसा है, अगर इन तमाम चीज़ों को ताक पर रख करके भाईचारा अगर कायम करने की कोशिश की जाए तो कैसे कैसे किया जाएगा? क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे आप समाज को? देखिए भाईचारे का पैदा करने के लिए कोई ऐसा कोई टॉनिक तो है नहीं जो किसी आदमी को दे दिया जाए कि भाईचारा एकदम से पैदा हो जाएगा। भाईचारा धीरे-धीरे पैदा होगा, सबको अपनी सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, एक दूसरे से जो है कटुता ख़त्म करनी पड़ेगी, तब ये भाईचारा पैदा हो सकता है। और थोड़ी-सी राजनीतिक दलों को भी इसमें जो है पहल करनी पड़ेगी। सर मुझे बताइए, चलिए ठीक है, क्या लैक ऑफ एजुकेशन नहीं है, शिक्षा की कमी नहीं है? जैसे सपोज़ कर लिए कि आपका बच्चा किसी स्कूल में पढ़ने जाता है और वहाँ की शिक्षा अगर ऐसा है, मतलब मानवता की न दी जाए, ह्यूमैनिटी की न दे करके आप ऐसा है, एक वर्ग को, एक युवा वर्ग को आप मतलब धार्मिक मामलों में उलझा दें, राजनीतिक मामलों में उलझा दें, तो उसका भविष्य तो अंधकार में चला गया। इसमें ये है कि आजकल जो है हर एक चीज़ में धर्म देखा जाता है, जबकि ऐसी कोई वो नहीं है, पहले सब जने रहते थे। अब ये तो देश ही जो है कई धर्मों का है, तो अगर इसमें एक धर्म देखोगे तो ऐसा काम नहीं चलेगा। सभी धर्म को साथ लेकर चलना चाहिए, सभी धर्म के लोगों को और साथ साथ लेकर लेकर चलना साथ चाहिए लेकर चलना और चाहिए, भाईचारा कायम करना और चाहिए। भाईचारे को कायम आपस करना में चाहिए। नफरत नहीं बोनी चाहिए, नफरत नहीं परोसा जाना जब चाहिए। सब लोग एक एक सब धर्म के लोग आपस में बैठ के बात करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, तो भाईचारा धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाएगा। हमारे विचार से तो ऐसा है। अब बाकी जो है आजकल की राजनीति जो कुछ कह नहीं सकते। कहीं न कहीं ऐसा है, मतलब इस एंगल से देखें कि भी ऐसा है, शिक्षा की कमी, मतलब जिस तरह की शिक्षा ऐसा मिलनी चाहिए और जिस तरह की तरबियत होनी चाहिए, वो नहीं मिल पा रही बच्चों को। जो ऐसा है आज का युवा जो है, मतलब ऐसा है। नहीं नहीं, शिक्षा देखिए, जिस समय हिंदुस्तान में भाईचारा था, उस समय कोई ऐसी महान शिक्षा नहीं थी देश में, तो इसलिए आप शिक्षा को नहीं कह सकते कि साहब उस समय की शिक्षा और अब की शिक्षा में अंतर है। एक होती है कि किताबी शिक्षा, एक होती है व्यवहारिक शिक्षा। तो आजकल ये भाईचारे को कायम करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। व्यावहारिक डिग शिक्षा बहुत ज़रूरी डिग्री है। एग्ज़ैक्टली, डिग्रियों मैं से ये कह रहा था। भाईचारा नहीं पैदा होगा। व्यावहारिक शिक्षा बहुत हाँ, ज़रूरी है, व्यवहारिक शिक्षा के शिक्षा। साथ-साथ हाँ, व्यावहारिक शिक्षा बहुत हाँ, ज़रूरी है। हाँ। सर लास्ट में मेरा एक सवाल है, कानून कानून की इज़्ज़त उसी वक़्त कायम रहती है जब तक वो सबके लिए यकसा और बराबर हो, समान हो। जो सख्ती सिर्फ़ एक तबके के लिए या एक वर्ग के लिए हो और दूसरे की नरमी और ढील हो, तो ये इंसाफ़ नहीं रहता, न्याय नहीं रहता, बल्कि डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव पर मबनी न्याय कहलाता है, इंसाफ़ कहलाता है, जो एक एक समय और समाज के लिए, देश के संविधान के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए और देश के न्याय व्यवस्था के लिए घातक और नुकसानदेह है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए ऐसा है कि न्याय व्यवस्था तो सबके लिए, जो बराबर। भारत में कानून है वो तो प्रैक्टिकली तो सबके लिए एक सा है, जी। लेकिन उसे जो है जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सब अलग अलग तरीके से करते हैं, जी। इसलिए ये भेदभाव हो जाता है। बाकी कानून में ये नहीं है कि ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। कानून सबके लिए एक ही है, समान है, समान सबके लिए कानून है यकसा है, सबका। सब। हाँ, लेकिन उसके जो इम्प्लीमेंटेशन में वो गड़बड़ कर देते हैं बस। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ठाकुर ए.के. सिंह साहब थे। एपी सिंह साहब, ए पी सिंह साहब, एपी सिंह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी दर्शक आज हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं,
उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। और अगर आपको लगता है कि हम कुछ इस प्लेटफॉर्म से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, तो एक छोटा सा कमेंट हमारी हौसला अफजाई के लिए, हमें इनकरेज करने के लिए कर दिया करें। यही हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी थैंक का। यू। थैंक यू, धन्यवाद।